Good morning, friend. This is Gaurav Jain, and today we are discussing about how to score 80 plus marks in SFM. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि यू कैन अचीव 80 प्लस मार्क्स इन SFM. कोई भी स्टूडेंट 80 प्लस मार्क्स ला सकता है इन SFM, चाहे वो रैंक होल्डर हो चाहे वो नॉन रैंक होल्डर हो, हर कोई वहां पर 80 प्लस मार्क्स अचीव कर सकता है. और सबको पता है अगर SFM में अच्छा स्कोर किया ना, 80 प्लस स्कोर किया, तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट ग्रुप क्लियर होने वाला है. तो एक स्पेशल फोकस की जरूरत है SFM के ऊपर. उसका रीजन है कि वहां पर वो हमारे लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है और डेफिनेटली हमारा फर्स्ट ग्रुप वो ही क्लियर कराने वाला है. तो हमें एक स्पेशल फोकस की जरूरत है, स्पेशल स्ट्रैटेजी की जरूरत है, स्पेशल प्रैक्टिस की जरूरत है. और वो अगर हमने किया तो डेफिनेटली वी विल अचीव 80 प्लस मार्क्स इन SFM. उससे ज्यादा भी ला सकते हैं, बट एक मिनिमम टारगेट हम सेट कर रहे हैं जिससे हम वहां पर डेफिनेटली अपने 80 प्लस मार्क्स वहां पर गेन कर सके. तो इस वीडियो में यहां डेफिनेटली मैं कवर करूंगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर SFM, कैसे SFM को प्रिपेयर करना है, क्या आपका कवरेज रहेगा, क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है, साथ में वहां पर आपका क्या रिवीजन पैटर्न्स रहेंगे, क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी रहेगी, किस सीरीज में आपको रिवीजन करना है, कितने टाइम्स आपको रिवीजन करना है. साथ में वहां पर हम बात करेंगे कि जो हमारे रिवीजन वीडियोस हैं उसको कैसे यूटिलाइज करना है एट द टाइम ऑफ रिवीजन, उसके बारे में हम बात करेंगे. साथ में टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आज के टाइम में टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपने टेस्ट सीरीज दी तो डेफिनेटली पासिंग मार्क्स क्या आप बहुत अच्छे मार्क्स वहां पर ला सकते हैं. वहां पर पास होने की गारंटी आपके पास आ जाती है अगर आप टेस्ट सीरीज देते हैं. और लास्ट में मैं कवर करूंगा कि वो जो 20 मार्क्स इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो गेम चेंजर है आज के टाइम में SFM में. काफी लोग थ्योरी नहीं करके जाते हैं तो डेफिनेटली उनकी जो काउंटिंग होगी वो 80 मार्क्स से तो काउंट ही होगा, तो उनके कभी 80 मार्क्स नहीं आ सकते. तो आपको डेफिनेटली थ्योरी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है और वो अगर आपने प्रिपेयर किया तो कहीं ना कहीं 80 प्लस मार्क्स आपके आ सकते हैं. तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, वन बाय वन डिस्कस करूंगा. जो भी स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी मैंने समड अप कर ली हैं और सारी क्वेरीज मैं एक ही वीडियो के अंदर आंसर करूंगा. तो ये आपके पास देख लीजिए, हाउ टू स्कोर योर 80 प्लस मार्क्स इन SFM. अब देखिए सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर फॉर द SFM की प्रिपरेशन कैसे करनी है. तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लेने हैं. जो भी आपने जिस भी टीचर की वहां पर क्लासेस ली हुई हैं, जो भी लेक्चर्स लिए हुए हैं, तो सबसे पहले एक बार आपको सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लेने हैं. तो अगर अभी आपके कुछ लेक्चर्स बैलेंस बाकी हैं तो डेफिनेटली पहले उनको जल्दी से कंप्लीट करें. एक टारगेट बना ले कि 15 दिन में 20 दिन में उनको कंप्लीट कर लेना है और फिर अपने रिवीजन पैटर्न्स को फॉलो करना है, रिवीजन स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है. तो एक चीज सबसे पहले क्लियर है कि एक बार कम से कम आपके सारे लेक्चर्स हो जाने चाहिए, तभी हम अपना कुछ रिवीजन पैटर्न फॉलो कर पाएंगे, रिवीजन सीरीज को फॉलो कर पाएंगे. और जब भी आप लेक्चर करें तो एक चीज को बिल्कुल फॉलो करें, आपको एक तो कॉन्सेप्ट जरूर लिखने हैं जो भी वो, क्योंकि SFM ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है कि अंडरलाइन करके उसको कंप्लीट किया जा सके. आपको वहां पर जो भी क्लास में टीचर जो भी वहां पर पढ़ा रहा है उसके जो भी नोट्स हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं खुद, और साथ में जब क्वेश्चंस की बारी आए तो पहले खुद ट्राई करना है और फिर बाद में वहां पर आपको लेक्चर को फॉलो करना है. तो अगर ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करेंगे ना तो काफी प्रिपरेशन तो आपकी पहली बार में ही हो जाएगी. अगर आप वहां पर फर्स्ट टाइमर हैं तो इस स्ट्रैटेजी को जरूर फॉलो करें. कॉन्सेप्ट पहले समझें, उसको लिखें और जब क्वेश्चन पे आए तो डेफिनेटली पहले खुद ट्राई करें और फिर उसको वहां पर वीडियो में देखें. तब देखना आपकी जो क्लैरिटी लेवल होगा बहुत आगे होगा. ठीक है, तो इन सब चीजों को थोड़ा फॉलो करना होता है क्योंकि अब पूरा ऑनलाइन पे आ गया है, कोई फेस टू फेस क्लासेस नहीं है. पहले फेस टू फेस में टीचर बार बार पूछता रहता है क्लियर है क्लियर है क्लियर है, तो ये सब चीजें पूछता रहता था, बट अब तो नहीं पूछेगा ना. तो अब आपको खुद थोड़ा वहां पर सेल्फ डिसिप्लिन होना है और वहां पर इन सब चीजों को फॉलो करोगे तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी चीज है. डेफिनेटली आप वहां पर उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि अपने टाइम के हिसाब से आपको करनी होती है. तो पहला आपके पास प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में बता रहा हूं कि आपको एक बार सारी क्लासेस कर लेनी है, रजिस्टर मेंटेन करना है और उसके बाद अब हम रिवीजन पैटर्न्स को फॉलो करेंगे. तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक चीज
कि जो भी डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं उनको आपको स्पेशल अटेंशन देनी है। जैसे फॉरेक्स हो गया, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट हो गया, स्पेशल अटेंशन है। ऐसा नहीं है कि उसको 2 बार रिवाइज करके काम चलेगा, नहीं, उसको 3 से 4 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि 3 रिवीजन मुझे चाहिए और तभी वहां पर आपका अच्छे से रिवीजन हो पाएगा। तो ये बात क्लियर है कि 3 रिवीजन चाहिए, बट जिन चैप्टर्स में आप वीक हैं आपको अपने वीक एरियाज को टारगेट करना है और उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट देना है और तभी 80 प्लस वहां पर आप अचीव कर सकते हैं। तो मैं एक चीज बहुत क्लियर बोलूंगा कि जो भी आपके वीक एरियाज हैं उनको टारगेट करना है। अगर आपने फर्स्ट टाइम आपने अच्छे से कर लिया है, उसके बाद आपको लग रहा है कि मुझे फॉरेक्स अभी कम आता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट कम आता है, मर्जर एक्विजिशन कम आता है, तो उसको दोबारा से आपको करना है पहले, उसके बाद हम रिवीजन की तरफ जाएंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने वीक एरियाज को टारगेट करें, जहां पर आप वीक हैं उनको टारगेट करें और फिर देखना वहां पर फिर रिवीजन स्मूथली होने वाला है और वही हमें यहां पर करना है। तो ये चीज आप सबसे पहले आप कर लो हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएफएम में, कि आपको एक बार बहुत अच्छे से कोर्स करना है और उसमें भी अगर आपको लगे कि फॉरेक्स नहीं आता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है, तो उसको एक बार वहां पर दोबारा से जरूर कर ले, तो डेफिनेटली फिर वहां पर क्लैरिटी लेवल बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए और फिर देखना वहां पर आपके मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएफएम, वो चीज ध्यान रखना कि किस तरह से पूरा मेंटेन करना है, नोट्स मेंटेन करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि अंडरलाइन करना है, रटना है, कुछ नहीं रटना है। यहां रटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जितना क्लैरिटी होगी उतना आप अच्छे से अचीव कर पाएंगे। तो तभी आप 80 प्लस अचीव कर पाएंगे जब क्लैरिटी होगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होगी चीजों की कि ये कॉन्सेप्ट का क्या प्रैक्टिकल यूज है। पता ही नहीं लोगों को, सिर्फ रट्टा लगा रहे हैं, फॉर्मूला रट्टा लगा रहे हैं। कोई फॉर्मूला रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली सब चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। किस तरह से वहां पर इक्वेशंस को यूज करना है, किस तरह से वहां पर अपने कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, तो वो आपकी एक क्लैरिटी चाहिए। तो सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएफएम में आपको एक बार अपना पूरा कोर्स कर लेना है। अगर नहीं कंप्लीट किया तो पहले वो कंप्लीट करो और फिर आगे का रिवीजन स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करना। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका कवर हो गया है, दिस इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एसएफएम। सेकंड पॉइंट है कवरेज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कवरेज, कि क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है। तो उसके लिए मैंने पहले से नोट डाउन करके रखा हुआ है स्टडी मटेरियल। तो न्यू कोर्स का स्टडी मटेरियल आपको डेफिनेटली फॉलो करना है। वहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस उन्होंने ऐड कर दिए हैं, कि वो अलग बात है कि वो पुराने ही क्वेश्चंस है, वो कहाँ से लिए गए हैं, ओल्ड कोर्स के पीएम से। तो मैं आपको बहुत क्लैरिटी दे रहा हूँ कि जो एसएम में स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस है वो सारे कहाँ से आए हुए हैं, ओल्ड कोर्स पीएम। बट ऐसा है कि ओल्ड कोर्स पीएम पूरा कवर्ड है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे स्टडी मटेरियल, न्यू कोर्स का स्टडी मटेरियल और ओल्ड कोर्स का पीएम, दोनों चीजें वहां पर बहुत अच्छे से कवर करनी है। आप कहेंगे ओल्ड कोर्स के पीएम में तो एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, तो मैं बता देता हूं आपको क्या क्या छोड़ना है। आपको वहां पर कैपिटल बजटिंग छोड़ना है, आपको लीजिंग वाला चैप्टर छोड़ना है, एक कंज्यूमर फाइनेंस आपको छोड़ना है। उसके अलावा ऑलमोस्ट सारी चीजें आपकी सब नए कोर्स में हैं। तो इसका मतलब जो लोग कन्वर्ट भी कर रहे हैं तो उनको वहां पर देख लीजिए, लीजिंग, कैपिटल बजटिंग और आपका कंज्यूमर फाइनेंस, उसको छोड़ देना है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट अब वो न्यू कोर्स में भी आ गया, तो डेफिनेटली दोनों का ही पार्ट है, ओल्ड का भी पार्ट था और अब न्यू कोर्स का पार्ट भी है। तो आपको स्टडी मटेरियल कवर करना है, ओल्ड कोर्स का पीएम कवर करना है, साथ में आरटीपी। अब कहोगे सर आरटीपी सिर्फ न्यू कोर्स वालों करनी है? नहीं सर, ओल्ड एंड न्यू। कितने टाइम की आरटीपी करनी है? तो मैं कहूंगा 2018 से कर लेना सर। 2018 में 2018 की जो आरटीपीज आई हुई हैं, जो मॉक टेस्ट पेपर 2018 से आए हुए हैं, ओल्ड एंड न्यू दोनों के, याद रखना, वो आपको कवर करने हैं। साथ में लास्ट में आपको एग्जाम पेपर कवर करने हैं, दोनों के, ओल्ड के भी और न्यू कोर्स के भी, दोनों के एग्जाम पेपर कवर करने हैं। एंड दिस इज फ्रॉम May 2018 टू टिल जो भी आज तक आपके पास हैं। तो ये सारे एग्जाम पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी, स्टडी मटेरियल, ओल्ड कोर्स पीएम, तो या तो आपके पास जो भी फैकल्टी की बुक है तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें उसके अंदर कवर होंगी। बट फिर भी मैं हमेशा बोलता हूँ
कि आप जरूर एक बार रेफर कर लें, देख लें कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, तो वो चीज़ आप जरूर करें। मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे मेरी बुक है, मेरी बुक में सब चीज़ें कवर्ड है, स्टडी मटेरियल, ओल्ड कोर्स, पीएम, आरटीपी, एमटीपी, एग्जाम पेपर, हर चीज़ कवर्ड है। बट फिर भी मैं कहूँगा फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फैक्शन, बिकॉज यू आर इन फाइनल्स, और फाइनल्स में आपको किसी पे विश्वास नहीं करना, आपको अपने ऊपर देखना है, अपने ऊपर फोकस करना है, और डेफिनेटली आप वहाँ पर इन चीज़ों को जरूर देख लें कि ओल्ड कोर्स के सारे क्वेश्चन कवर्ड है वहाँ पर, एसएम, पीएम, आपके पास पूरा आरटीपी, एमटीपी और एग्जाम पेपर्स, ये सारे आपको करने हैं। और आपने जो भी ऑथर की बुक की होगी ये सारी चीज़ें ऑलरेडी उसके अंदर होंगी, बट फिर भी मैं कहूँगा कि एक बार रेफर कर लेना, देख लेना। लेटेस्ट आरटीपी, एमटीपी और एग्जाम पेपर तो डेफिनेटली आप देख लेना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि सब चीज़ें कवर्ड है नहीं है। ठीक है, तो ये आपको फॉलो करना है कवरेज में। साथ में एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बोलूंगा कवर करने के लिए, एंड दिस इज योर रेशियो एनालिसिस। मैंने अभी तक देखा न्यू कोर्स के अंदर एक क्वेश्चन डेफिनेटली कहीं ना कहीं रेशियो एनालिसिस से लिंक्ड होता है, तो ये पॉइंट आपको जरूर कवर करना है। रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड फाइल अवेलेबल है एफएम में, तो एफएम वाले कोर्स में अगर आप जाओगे ऐप पे, तो रेशियो एनालिसिस की एक फाइल मैंने वहाँ पर डाली हुई है, उसमें सारी रेशियोज लिखी हुई हैं, पॉइंट वाइज, जो भी वहाँ पर पॉइंट वाइज रेशियोज हैं, सारी चीज़ें एक जगह लिखी हुई हैं। तो सिर्फ आपको रिवाइज करनी है और कुछ नहीं करना है, तो सारी रेशियोज एक बार जरूर रिवाइज कर लें। उससे वहाँ पर जब आप एग्जाम में अगर रेशियो के ऊपर क्वेश्चन आएगा ना, तो फिर आपका माइंड जल्दी से काम करेगा, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ईजिली आप वहाँ पर चीज़ों को टारगेट कर पाएंगे। तो अगर आप देखेंगे मई 2018 से लेके अगर मैं लेटेस्ट एग्जाम तक की भी बात करूं, तो कुछ ना कुछ रेशियो से रिलेटेड कुछ ना कुछ आ रहा है, और 2-3 बार तो स्पेशली उन्होंने क्वेश्चन ड्राफ्ट किया रेशियो एनालिसिस पे। तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा कवरेज आपको करनी है रेशियो एनालिसिस की, और किसी की जरूरत नहीं है ज्यादा। वैसे एक बार कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन भी आया था, तो आप देख सकते हैं, बट मैं कहूंगा रेशियो एनालिसिस जरूर आप देख लेना, क्योंकि वहां से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, आपकी नॉलेज टेस्ट की जा रही है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। काफी लोग कह रहे हैं सर नए क्वेश्चंस, मैं ये कहूंगा कि आप सब इनको फोकस करें, कोई नए क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, उसी पे फोकस करें जितना भी हम करके जा रहे हैं। और अगर कुछ नया भी आया तो सबके लिए नया होगा, ऐसा नहीं होगा कि किसी ने देखा हुआ होगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप इतने पार्ट पे फोकस करो अच्छे से, इनको बार बार प्रैक्टिस करो, जहां आपके वीक एरियाज है उनको टारगेट करो, वो बेटर अप्रोच है रेदर कि आप नए क्वेश्चंस की तरफ दौड़ रहे हैं, तो वो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं आपको यही बताने वाला हूं, आईसीआई में 1-2 बार नए क्वेश्चंस आ जाते हैं, नई एडजस्टमेंट आ जाती है, तो लोगों को लगता है सब नया कर लो। नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं है। आप फोकस रहो, अपने कोर्स पे फोकस रहो, और फिर वहां पर आप इजीली वहां पर अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से टारगेट कर पाओगे। तो मैं बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं, इधर उधर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फोकस ऑन योर मटेरियल, जो भी आईसीआई आपको मटेरियल दे रहा है उस पर आप फोकस करो। तो पहला पॉइंट मैंने कवर किया, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएफएम। कवरेज की मैंने बात की यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है, ये यहाँ पर आप मेरा मॉड्यूल में सारी चीज़ें कवर्ड हैं। रेशियो एनालिसिस एफएम वाले कोर्स में आपको मिल जाएगा। तो पूरा जो मॉड्यूल है मैंने अपने ऐप पे डाला हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में, आपको वहाँ पर फ्री डाउनलोड अवेलेबल है, तो उसको आप डाउनलोड करके भी वहाँ से कर सकते हैं, जिन लोगों ने ओल्ड से न्यू में वहाँ पर कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो उस पूरे मॉड्यूल में सारी चीज़ें कवर्ड है, आरटीपी, एमटीपी, ओल्ड, पीएम, एसएम, हर चीज़ वहाँ पर कवर है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ओल्ड से न्यू में कन्वर्ट किया है तो आपके लिए फ्री अवेलेबल है, वहाँ पर फ्री रिसोर्स में अवेलेबल है। अपना घर पे प्रिंट आउट निकालो और उसको यूज़ कर लो। उसके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, थ्योरी की बुक भी अवेलेबल है, तो हर चीज़ वहाँ पर ऐप पे जो भी पीडीएफ्स अवेलेबल है वो सब फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है रिवीजन पैटर्न और द रिवीजन सीरीज। किस सीरीज को आपको फॉलो करना है? तो काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हमने जैसे पढ़ा है उसी सीरीज में हम रिवाइज करेंगे। नहीं सर, एसएफएम में ऐसा नहीं चलेगा, आपको स्पेशल सीरीज को फॉलो करना पड़ेगा, पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, और फिर देखना आपके जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उस पर आपकी स्ट्रेंथ होगी, आप उसको अच्छे से टारगेट कर पाएंगे, एग्जाम में भी अच्छे से टारगेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले रिवीजन जब भी आप स्टार्ट करें, एक बार पूरा कोर्स करने के बाद जब भी आप रिवीजन स्टार्ट करें तो यू शुड फॉलो दैट पर्टिकुलर सीरीज, और उसका बेनिफिट आपको एग्जाम डे पे मिलने वाला है, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। ठीक है, तो इस सीरीज को आपको फॉलो करना है। दिस इज योर रिवीजन पैटर्न और द रिवीजन सीरीज। तो सबसे पहले स्टार्ट विद द
डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर इस पे क्लैरिटी आ गई ना तो आगे के काफ़ी सारे टॉपिक क्लियर होने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि ये जो पूरा यहाँ पर स्लॉट बनने वाला है ना, वो 30 to 40 मार्क्स का स्लॉट बनेगा। तो उसमें सबसे पहले आप डेरिवेटिव्स करोगे, फ्यूचर ऑप्शन के कॉन्सेप्ट करोगे, वो कॉन्सेप्ट डायरेक्टली आपको काम आएंगे फॉरेक्स में एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, डायरेक्टली काम आएंगे। तो ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, पहले आपको डेरिवेटिव्स करना है, फ्यूचर ऑप्शंस करना है, फिर फॉरेक्स में जाना है। फॉरेक्स में करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी ऑप्शन, ये सारी चीजें आने वाली हैं। और फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में फ्रा हो गया, आपके पास कैश फ्लो कॉलर हो गया, इंटरेस्ट रेट स्वैप हो गया, इन सब में डेरिवेटिव्स की जरूरत है। तो ये आपको सबसे पहले स्लॉट करना है। आप कहोगे ये तो सबसे डिफिकल्ट है सर, जब आप स्टार्ट करते हैं ना रिवीजन तो आप बहुत स्लो होते हैं, और जब स्लो होंगे ना तो ये वाले तीनों टॉपिक्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्लो होने की ज़रूरत है। तो अगर आप यहाँ पर स्लो हैं, आप धीरे धीरे आराम आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर आपका ये जो स्लॉट अगर कंफर्म हुआ ना तो 30-40 मार्क्स आपके बनने वाले हैं। और जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो डबल होगा सर। एक बात ध्यान रखना, जो भी लोग डरे रहते हैं एसएफएम में, वो किससे डरे रहते हैं? डेरिवेटिव से, फॉरेक्स से, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट से। तो अगर इन तीनों को पहले ही हमने टारगेट कर लिया ना तो वो डर खत्म, और डर खत्म तो डेफिनेटली वहां पर देखना आपके मार्क्स आने वाले हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर सब्जेक्ट की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, मैं एसएफएम की बता सकता हूं तो वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी को फोकस करना होगा, किस तरह से लॉ में टारगेट करना है, किन टॉपिक्स को पहले टारगेट करना है, किन को बाद में टारगेट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने वो किया तो डेफिनेटली हर सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, हर सब्जेक्ट में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। आप लॉ में 70-80 आराम से गेन कर सकते हैं। ऑडिट में ठीक है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट वहां पर भी आज के टाइम में एमसीक्यू आ गया है, तो उससे क्या होगा कि आप वहां पर 60-70 तक वहां पर गेन कर सकते हैं। एफआर में आप 60-70 गेन कर सकते हैं, बट स्ट्रैटेजी शुड बी फॉलोड, वो आपको जरूर फॉलो करनी है, तभी वहां पर आप अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से पढ़ेंगे लास्ट तक पढ़ेंगे, कुछ नहीं होता ऐसा। स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पर भी देख लो, हर गेम में स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, और यहां पर यही हमारी स्ट्रैटेजी है। स्टार्ट विद द डेरिवेटिव्स, स्टार्ट विद द फॉरेक्स, स्टार्ट विद द इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, और तीनों अगर कंप्लीट हुए ना तो 30-40% मार्क्स आपके आ गए। और ये मार्क्स गेन करना डिफिकल्ट होता है, और अगर हमने वो गेन कर लिए तो फिर देखना सर आपके मार्क्स सबसे ज्यादा आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लॉट जो आपके पास है, दिस इज ए वेरी सिंपल स्लॉट, बट यहां से नए क्वेश्चन बन के आते हैं, वो ड्राफ्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, तो लोगों का कॉन्सेप्चुअल, वो मल्टी स्टेज मॉडल में लोग फंसे रहते हैं, 7th ईयर तक लेना है, 8th ईयर तक लेना, उसी पॉइंट में फंसे रहते हैं। तो मैं वही बता रहा हूं कि आपने सिक्योरिटी वैल्यूएशन अच्छे से किया तो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन इजीली हो जाएगा, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन अच्छे से हो गया तो फिर मर्जर एक्विजिशन इजीली हो जाएगा। तो तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सेम जैसे आपके पास डेरिवेटिव से वहां पर देख लीजिए फॉरेक्स और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट कनेक्टेड है, सेम वहां पर सिक्योरिटी वैल्यूएशन अच्छे से हुआ। जबकि इजी चैप्टर आप कहोगे गॉर्डन्स मॉडल, वॉल्टर्स मॉडल ये चल रहा है, मल्टी स्टेज मॉडल चल रहा है, 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज मॉडल चल रहा है, इजी है बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है, और एग्जाम डे पे कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूं, यहां पर क्लैरिटी, तो यहां पर ऑटोमेटिकली क्लैरिटी आएगी जब आप कॉर्पोरेट वैल्यूएशन पूछेंगे, एफसीएफई एफसीएफएफ अप्रोच पे पहुंचेंगे तो इजीली आप वहां पर उसको टारगेट कर पाएंगे। और लास्ट में आपके पास मर्जर एक्विजिशन बहुत ईजी है, ईजी स्कोरिंग मार्क्स हैं, बट अच्छे से करना पड़ेगा, और 20-30 मार्क्स ईजिली आपके यहां पर बन जाएंगे। तो फर्स्ट स्लॉट में डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, सेकंड स्लॉट में सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशन, 20 से 30 मार्क्स तक बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आएगा म्यूचुअल फंड। इजी है, हर अटेम्प्ट में वहां पर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, बट ड्राफ्टेड होके क्वेश्चन आ रहा है, तो वो क्लैरिटी लानी पड़ेगी, थॉट्स में क्लैरिटी लानी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लानी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न आपको लगेगा बड़ा आसान है, बट किस तरह से, किस अप्रोच में किस तरह से रिटर्न निकल रही है, कैपिटल गेन का क्या मतलब है, वहां पर डिविडेंड का क्या मतलब है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, वो मिल रहा है तो उसका क्या मतलब है, वो एक पूरी क्लैरिटी चाहिए, और तभी वहां पर आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड ईजी चैप्टर है, स्कोरिंग है, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहां पर भी जरूरी है। उसका रीजन है कि नया क्वेश्चन बन के आ रहा है, ड्राफ्टेड क्वेश्चन वहां से आ रहा है। साथ में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। यहां पर जो लोग कमी कर रहे हैं वो क्या है, प्रैक्टिस।
पोर्टफोलियो बहुत इजी है। आप कहेंगे फॉर्मूला बेस्ड है, मैं कहूँगा सिर्फ 3-4 फॉर्मूले छोड़ के कोई फॉर्मूला याद ही नहीं करना है, सिर्फ वो प्रैक्टिस से कवर हो जाएगा। बट लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो सोच रहे हैं एक्स माइनस एक्स बार आता है, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर आता है, उसको प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है? यस, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ आएगा 8 मार्क्स का और वहाँ पर टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। तो उसको वहाँ पर कम करने के लिए, टाइम को रिड्यूस करने के लिए हमें स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बिना स्ट्रैटेजी के कोई एग्जाम पास नहीं होने वाला। ठीक है, आपने देख लिया अभी वहाँ पर गोल्ड मेडल मिला है, तो वो पूरा प्योर स्ट्रैटेजी बेस्ड है कि कितना दूर आपका वहाँ पर देख लीजिए जाएगा। तो वो सब स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होता है, उसके पीछे की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो स्ट्रैटेजी बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, क्लैरिटी लेके आओगे थॉट्स में, तो डेफिनेटली वहाँ पर मार्क्स आने वाले हैं। तो फोकस बनाना पड़ेगा, बुलजाए आपको करना पड़ेगा, तभी वहाँ पर आपके मार्क्स आने वाले हैं। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में काफ़ी लोगों को बहुत डर लगता है कि सर ये तो होता ही नहीं मेरे से। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिस करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। 8 to 16 मार्क्स का कई बार 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार 1 क्वेश्चन आता है, तो वो पूरा सही होना चाहिए, एवन 1 शॉट में सही होना चाहिए, बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी कैलकुलेशन मिस्टेक के आपका वहाँ पर सॉल्व होना चाहिए। बहुत ईजी चैप्टर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उससे ईजी कोई चैप्टर नहीं है, क्योंकि सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है, सिंपल आपको स्टेप्स को फॉलो करना है। नेक्स्ट आपके पास है बॉन्ड वैल्यूएशन। दिस इज अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बट अलग से मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, वहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पास आ सकता है, तो ज़्यादा भी आ सकता है, बट एक क्वेश्चन तो आप मान के चलो 8 मार्क्स का आपके पास आएगा। और जो लास्ट के जो कंबाइंड कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर फोकस रखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बॉन्ड वैल्यूएशन में शुरू के 15-20 कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही हैं, 5 मिनट में रिवाइज हो सकते हैं, तो वो आपको फॉलो करना है। लास्ट के जो कॉन्सेप्ट हैं, स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट है, रेशियोज रिलेटेड टू कन्वर्टेबल बॉन्ड है आपके पास, और साथ में जो पैसिव और एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, उन सब टॉपिक्स पे फोकस करना है। ठीक है, लास्ट नेक्स्ट आपके पास है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिंपल है, मिक्स यूज है, इसमें सिक्योरिटी वैल्यूएशन के पॉइंट भी है, इसके अंदर फॉरेक्स के पॉइंट भी है, तो मिक्स चैप्टर है। बड़े बड़े क्वेश्चंस यहाँ पर आपके पास बनते हैं, 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास बनता है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो भी मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन है उसको रिवाइज करो, और ईजिली वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ओवरऑल बीटा का, तो वो जरूर करके जाना, उससे क्वेश्चन आने का चांस है। उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, और जो वो क्लैरिटी चाहिए उस कॉन्सेप्ट में वो आनी चाहिए। लोग फॉर्मूला रट रहे हैं वहाँ पर, देर इज़ नॉट एनी फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपली कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को फॉलो किया तो 1 मिनट में वहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपके पास मिसलेनियस टॉपिक है, दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसका रीज़न है सर, अभी एमएमआई ऐड हुआ है, सबको ही पता है कि एमएमआई अभी ऐड हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस है। राइट इश्यू हो गया, बायबैक हो गया। सिक्योरिटी एनालिसिस में भी एक क्वेश्चन ऑटो कोरिलेशन का आया था। रन टेस्ट है, वहाँ पर 2 चीज़ों का आपको फोकस करना है, रन टेस्ट। ऑटो कोरिलेशन बड़ा सिंपल है, वो उसमें पोर्टफोलियो वाला कोरिलेशन निकलना है और कुछ नहीं है, और उस आर की आपको इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। तो वो बहुत सिंपल है, बट फर्स्ट टाइम आया था एग्जाम में तो लोग नहीं कर पाए, कोई भी नहीं कर पाया। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे स्टूडेंट नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाया। सिक्योरिटी एनालिसिस में रन टेस्ट अब की बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो डेफिनेटली आप करके जाना रन टेस्ट। तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि वो जो फॉर्मूला है वो कैसे आपको वहाँ पर लर्न करना है, तो अलग तरीके से मैंने वो फॉर्मूला आपको बताया, किस तरह से इंटरप्रिटेशन है वो मैंने आपको बताया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस सीरीज को आपको पूरा फॉलो करना है, और लास्ट में आपके पास क्या आएगी? थ्योरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम में एसएफएम न्यू कोर्स में, क्योंकि पहले कंपलसरी नहीं था थ्योरी, तो लोग छोड़ के जाते थे, सिर्फ प्रैक्टिकल को टारगेट करते थे। अब आपको ये 60 to 20 मार्क्स को अलग से टारगेट करना पड़ेगा, अलग से टाइम देना पड़ेगा, खाली प्रैक्टिकल से काम चलने वाला नहीं है। और काफ़ी लोग सोचते हैं लास्ट के महीने में कर लेंगे, कभी ज़िंदगी में होने वाला नहीं है। याद रखना, लास्ट के मंथ में कभी भी आपकी ये थ्योरी पार्ट कभी होने वाला नहीं है। आप एंड मोमेंट पे ज़बरदस्ती पढ़ के जा रहे होंगे, उसका कोई लॉजिक नहीं है। शुरू से ही पढ़ें, लास्ट में वहाँ पर ना जाके पढ़ें, आप अभी से पढ़ें, रोज़ 10 पेज की आदत डाल लो, आराम से आपका 4-5 दिन में आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी एसएफएम की। ये प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी है, याद रखना। ऐसा नहीं है कि आपको रट के बिल्कुल लिखना है, की पॉइंट्स आपको लिखने आने चाहिए। तो वो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ क्या फॉलो करनी है। दिस इज अ कंपल्सरी थ्योरी।
ये बात क्लियर है, हर क्वेश्चन के साथ एक 4 मार्क्स का पार्ट होगा, तो 16 to 20 मार्क्स आपको डेफिनेटली करना ही करना पड़ेगा, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है, तो सबसे पहले स्टार्ट विद द रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट करना है, वहाँ थ्योरी भी है और साथ में आपका प्रैक्टिकल भी है, तो हो सकता है कि आप बच जाएं थ्योरी से उसके, क्योंकि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 मार्क्स का वहाँ से आ सकता है। तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर करें, मुश्किल से हार्डली 5-6 क्वेश्चन है, क्लैरिटी से आपको बस उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वार का मीनिंग क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे पोर्टफोलियो वार कैसे कैलकुलेट होगा, तो वो सारे 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको फोकस करना है, प्लस थ्योरी करनी है। 3-4 पेज की मुश्किल से थ्योरी है, ईजिली आपका हो जाएगा। साथ में सिक्योरिटाइजेशन बहुत इजी है, इसका पूरा लेक्चर मैंने आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करा रखा है, तो सिक्योरिटाइजेशन आप वहाँ से भी कर सकते हैं, पूरा लेक्चर अवेलेबल है सिक्योरिटाइजेशन का ऑन यूट्यूब। उसके अलावा स्टार्टअप एंड फाइनेंशियल पॉलिसी जो सबसे पहला चैप्टर है, जो ओल्ड कोर्स में भी था, ठीक है, तो कॉमन टॉपिक था वो, ओल्ड कोर्स में भी थ्योरी थी वो वाला चैप्टर और न्यू कोर्स में भी था, बट ये तीनों चैप्टर न्यू है आपके पास, दिस इज इन द न्यू कोर्स, ठीक है। तो ये चारों चैप्टर पहले आपको करने हैं, और हार्डली अगर मैं सबका पेज टोटल कर लूं तो हार्डली आपके पास मुश्किल से 30 पेजेस होंगे। 30 पेजेस को आपको टारगेट करना है। उसके बाद जो बैलेंस चैप्टर हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो जरूर जिनको पूरे मार्क्स लेके आना है, जिनको लग रहा है कि मैं 80-90 मार्क्स लेके आऊँ एसएफएम में, तो डेफिनेटली उनको भी एक बार जरूर देखना है। तो लोग क्या करेंगे, खाली ये 4 चैप्टर कर लेंगे, उससे काम नहीं चलने वाला सर। आपको बैलेंस चैप्टर भी एक बार जरूर देख लेना है कि अगर वहाँ से गलती से कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं क्यों अपने पूरे 4 मार्क्स गंवाऊँ, मैं 1-2 मार्क्स तो कम से कम ले सकता हूँ ना वहाँ पे। तो डेफिनेटली एक बार जरूर रीडिंग कर लें। तो थ्योरी बुक डेफिनेटली अवेलेबल है आपके अरिहंत ऐप पे, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, हेडिंग फॉर्म में, हर तरीके से मैंने उसको पूरा अलग तरीके से बना दिया है नए वाला। तो वहाँ पर आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके पढ़ सकते हैं, वहाँ पर फ्रीली अवेलेबल है, डाउनलोड करें और पढ़ लें, ठीक है। और इजी थ्योरी है, कोई बहुत डिफिकल्ट, स्टार्टअप की बहुत इजी थ्योरी है, सिक्योरिटाइजेशन जो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था वो मैंने आपको यूट्यूब पे दे दिया है, रिस्क मैनेजमेंट इजी है आपके पास, फाइनेंशियल पॉलिसी ये तो है ही इजी आपके पास। उसके अलावा बैलेंस चैप्टर भी आप जरूर कर लें, उसके साथ ही आपकी स्ट्रेंथ आएगी, थ्योरी पार्ट में आपकी स्ट्रेंथ आएगी। तो ये आपका पूरा रिवीजन पैटर्न होगा, साथ में थ्योरी का स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से थ्योरी को टारगेट करना है, वो स्ट्रैटेजी भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। तो 3-4 पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं आपके। अब जो बैलेंस पॉइंट्स है वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो पहले ये 4 पॉइंट पे आप अपना फोकस देख लो, पहले आपको देख ले कैसे प्रिपेयर करना है, क्या कवरेज करनी है, क्या रिवीजन पैटर्न होगा, क्या आपको वहाँ पर थ्योरी में किस पैटर्न को फॉलो करना होगा, किस तरह से थ्योरी को टारगेट करना होगा। साथ में एक चीज़ और मैं आपको साथ में बताना चाहूँगा, एंड दिस इज नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिविजन्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको रिवाइज करना है, 3 टाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग कहते हैं 2 बार हो जाता है, मैं कहता हूँ हाँ हो सकता है 2 बार भी, बट 3 बार में पूरी 100% वहाँ पर श्योरिटी होगी कि आपके वहाँ पर 80 मार्क्स 70 मार्क्स जैसा पेपर है उसके हिसाब से आपके बेस्ट मार्क्स वहाँ पर आपके आने वाले होंगे, ठीक है। तो देखिए 3 टाइम्स रिवीजन में पहला जो रिवीजन होगा, दिस इज योर फर्स्ट रिवीजन। और याद रखना रिवीजन कब होगा, जब एक बार आप पूरा कोर्स कर चुके हैं, ठीक है, उसके बाद ही रिवीजन होगा। जो भी रिवीजन की बात होगी वो पूरा एक बार कोर्स करने के बाद है, आप सारे लेक्चर कर चुके हैं, आपके नोट्स प्रिपेयर्ड हैं, पूरा मटेरियल आपके सामने है, और तभी आपको रिवीजन के लिए जाना है, उससे पहले नहीं जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट रिवीजन 10 डेज, और ये सब मैं वहां पर टेस्टेड है, सब टेस्ट कर चुका हूं कि 10 दिन में आपका पहला रिवीजन इजीली हो जाएगा एसएफएम का। साथ में ये भी बता देता हूं, खाली एसएफएम नहीं होगा, एसएफएम के साथ एक थ्योरी सब्जेक्ट भी होगा। थ्योरी सब्जेक्ट कौन से हैं आपके पास, ऑडिट एंड लॉ। तो जब भी आप रिवीजन करें खाली एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ना लें, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी का कॉम्बिनेशन बना के चलें। हर क्वेरी को आंसर कर रहा हूँ मैं, जो भी लोगों ने मेरे से क्वेरी पूछी है मैं हर क्वेरी को यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पढ़ना कैसे है। एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, फर्स्ट ग्रुप में बड़ा आसान है। एक थ्योरी आपके पास लॉ है, एक थ्योरी आपके पास ऑडिट है, एक प्रैक्टिकल एफआर है, एक प्रैक्टिकल आपके पास एसएफएम है, ठीक है। तो किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी का कॉम्बिनेशन बनाना है, और 10 दिन में आप इजीली एसएफएम का फर्स्ट रिवीजन कर लेंगे। फोकस
पूरा फोकस्ड अगर आप करेंगे तो 10 दिन में आपका पूरा एसएफएम हो जाएगा, प्लस थ्योरी सब्जेक्ट का भी जितना पार्ट आप कर लेंगे तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ स्टार्ट विद द थ्योरी सब्जेक्ट। जब आप मॉर्निंग में 5 बजे उठें, मैंने कई बार आपको बताया है कि किस तरह से आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट अर्ली इज द इंपॉर्टेंट थिंग। 5 बजे स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। और स्टार्ट विद द थ्योरी सब्जेक्ट, 2 घंटे थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ो, उसके बाद एसएफएम करो बहुत अच्छे से। फिर जब बीच में आपने कोई वहाँ पर पावर नैप ली होगी तो उसके बाद यू कैन स्टार्ट अगेन विद द थ्योरी, क्योंकि सोने के बाद जब आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो डेफिनेटली ग्रिप बनती है, आपकी मेमोरी वहाँ पर देख लीजिए उसको याद कर पाती है चीज़ों को। तो वो आप ध्यान रखना कि जब आप पावर नैप लेके वापस उठेंगे दिन में तो उसके बाद भी आप थ्योरी सब्जेक्ट उठाएंगे 1-2 घंटे के लिए। और शाम को भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा बोरिंग हो रहा है एसएफएम तो यू कैन स्टार्ट विद द थ्योरी। तो वो एक अगर आपने स्ट्रैटेजी फॉलो की, थ्योरी प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन बनाया, तो उसका बेनिफिट क्या होगा, आउटपुट विल इंक्रीज। आपका जो पूरे दिन का आउटपुट है ना वो बढ़ने वाला है। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है कि एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी का कॉम्बिनेशन बनाएं और वहाँ पर आपके देखना आपका आउटपुट लेवल क्या होता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। 14-15 आवर्स का ईजिली आप वहाँ पर आउटपुट अचीव कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आउटपुट बढ़ाने के लिए है। सेकंड जो रिवीजन है आपका, दिस इज योर सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन आपका 7 डेज का होगा। और जो थर्ड रिवीजन होगा आपके पास, दिस इज योर थर्ड रिवीजन, दिस इज ऑफ 5 डेज। और एक एग्जाम से पहले वाले दिन आप करेंगे ही, मैं उसको कभी काउंट नहीं करता। अगर आप उसको काउंट कर रहे हैं तो वो गलत है सर, ठीक है। तो वो एग्जाम में वो 20 आवर्स 22 आवर्स की जो स्ट्रैटेजी है वो आप देख सकते हैं किस तरह से उस स्ट्रैटेजी में हम वहाँ पर रिवीजन करेंगे। और मैंने पहले बता दिया रिवीजन का जो पैटर्न रहेगा वो सेम रहेगा। आप जब भी रिवीजन करेंगे तो स्टार्ट विद द डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशन, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। समझ पा रहे हैं ना, वो पूरा पैटर्न को फॉलो करना है, फर्स्ट रिवीजन में भी, सेकंड रिवीजन में भी, थर्ड रिवीजन में भी। और एग्जाम से पहले वाले दिन जो 20 आवर्स का जो आप रिवीजन, 22-23 आवर्स का जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है वो में भी वहां पर भी आप उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, फिर देखना उसका बेनिफिट मिलेगा। और ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैंने सीखी हैं, चीज़ें लोगों से जानी है, सभी मैं आपको पूरा सब बता रहा हूँ। ये 7 डेज में रिवाइज हो सकता है, 5 डेज में रिवाइज हो सकता है, ईजिली रिवाइज हो सकता है, ठीक है। तो टोटल रिवीजन के लिए मुझे अबाउट 20-22 डेज चाहिए एसएफएम के लिए। उसके अलावा आप अपने तीनों सब्जेक्ट पे फुल फोकस रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट एसएफएम के लिए 3 रिवीजन मुझे चाहिए और ईजिली अचीवेबल है, ईजिली आप इसको टारगेट कर सकते हैं, ईजिली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ मेनी टाइम्स, कितना टाइम्स हमें रिवाइज करना है, कितना वहां पर हमें रिवीजन देना है। तो 3 रिवीजन हमें करना। आप एफआर को 6 बार रिवाइज करें, लॉ को 3 बार रिवाइज करें, 4 बार रिवाइज करें, ऑडिट को 6 बार रिवाइज करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एसएफएम के 3 रिवीजन आपके होने चाहिए, तभी वहां पर आप इजीली टारगेट कर पाएंगे। और याद रखना रिवीजन कब स्टार्ट करना है, जब एक बार आप पूरा सब्जेक्ट कर चुके हैं। अगर आप नहीं कर चुके हैं तो पहले 20 डेज लगा के उसको खत्म करो सर, उसको वहां पर फिनिश करो। जितने भी लेक्चर्स आपके बाकी हैं तो वो सारा वहां पर फिनिश करो। काफी लोग कह रहे हैं कि हम न्यू से ओल्ड में आ रहे हैं, थोड़ी ओल्ड से न्यू में आ रहे हैं, तो उस केस में वहां पर आपको, वहां पर मैंने पहले भी एक वीडियो निकाली हुई है कि न्यू वर्सेस ओल्ड। तो वहां पर आपको कोई नया कुछ वहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई नई क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपने किया हुआ है वो सब करना है। साथ में न्यू कोर्स का एग्ज़ाम पेपर को स्पेशली टारगेट करने हैं, क्योंकि वो वहाँ पर कुछ नए तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो आपको अच्छे से टारगेट करने हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई भी नया कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई वहाँ पर कोई नई क्लासेस खरीदने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिन लोगों की प्रिपरेशन नहीं है, आपके पास एम्पल टाइम है, आपके पास अबाउट 115 डेज है, तो 115 डेज है आपके पास, तो ईजिली आप वहाँ पर फास्ट ट्रैक के वहाँ पर क्लासेस किसी की भी लेके आप उसको पहले अपने कोर्स को कंप्लीट करें और फिर इस रिवीजन स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। तो मैंने पहले बता दिया रिवीजन तभी पॉसिबल है जब एक बार आपका पूरा अच्छे से सब्जेक्ट हो चुका है, और तभी आप ये तीनों रिवीजन करेंगे तो ईजिली आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। साथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेरी है जो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं मेरे से कि जो रिवीजन वीडियोस हैं उसको कैसे यूज करना है। मैं हमेशा बोलता हूं रिवीजन वीडियो का यूज तब है कि जब आप कॉन्सेप्ट को भूल गए,
अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है या आपने अपने नोटबुक से देख लिए हैं सारे कॉन्सेप्ट, एक बार आपने जैसे स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन, तो सबसे पहले सारे कॉन्सेप्ट्स देख लो। अगर आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा है तो तब आप रिवीजन वीडियो को यूज करें, ठीक है। काफी लोग हैं जबरदस्ती रिवीजन वीडियो देखे जा रहे हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है, मुझे कोई व्यू नहीं बढ़ाने का कोई बेनिफिट नहीं है। ऐप पे वहां पर अवेलेबल है, बिना एडवर्टीजमेंट के ऐप पे अवेलेबल है। अगर आपको एडवर्टीजमेंट के साथ देख रहे हैं तो क्योंकि अब यूट्यूब की पॉलिसी आ गई है कि वो एडवर्टीजमेंट दे ही रहा है, क्या है आपने मोनेटाइज किया है नहीं किया है, तो वो विद एडवर्टीजमेंट यूट्यूब पे है, विदाउट एडवर्टीजमेंट आपके पास ऐप पे अवेलेबल है। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है या आपने अपने नोटबुक से देख के उसको रिकॉल कर लिया है तो फिर कोई रिवीजन वीडियो की ज़रूरत नहीं है। मेरी वीडियो किसी और की वीडियो ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा, आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा, तो उस टॉपिक की आप वहाँ पर सिर्फ रिवीजन वीडियो देख लें। तो मैंने पूरा टैगिंग कर रखा है, हर टॉपिक डाला हुआ है, आप सीधा टॉपिक पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो क्लिक करके सीधा उसी टॉपिक पे पहुँच के रिवाइज करो और फिर वापस अपना स्टार्ट हो जाओ। तो जब भी आप रिवीजन करें तो रिवीजन स्टार्ट करने से पहले अपनी नोटबुक से सारे कॉन्सेप्ट एक बार जल्दी से देख लें, कोई क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, और फिर उसके बाद उसको वहां पर देख लीजिए, रिवीजन करना स्टार्ट करें। तो रिवीजन करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, आपको क्वेश्चंस सारे करने हैं। फर्स्ट रिवीजन में सारे क्वेश्चन करने हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अब आपको लगे कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड हैं या बहुत इजी हैं, तो आप उस पर मार्क कर दो कि इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जो डिफिकल्ट है उस पर मार्क कर दो कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रिवीजन में आप मार्क कर दो कौन से इजी क्वेश्चंस हैं, कौन से डिफिकल्ट हैं। आपको लगता है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको वहीं पे काट दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। अगर काटा नहीं तो दोबारा जब रिवीजन पे आओगे ना तो फिर देखोगे। देखना नहीं है सर, पहले रिवीजन में ही आपको देख लेना है कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है या रिपीटेड है, उसको वहीं पे कट करो। और जो क्वेश्चंस आपको करने हैं अपने नेक्स्ट रिवीजन में उस पर मार्क कर लो। या आपको लगता है बहुत इजी क्वेश्चन है, उसकी ज़रूरत नहीं है कभी आगे रिवाइज करने की, तो उसको मार्क कर दो। या आपको लगता है कि लास्ट डे में रिवीजन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, तो उसको मार्क करो। मार्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपने हिसाब से मार्किंग करो। मैं उसमें आपको अलग से क्या बताऊंगा, सिंपली अपने हिसाब से मार्क करो कि ये डिफिकल्ट है तो उस पर ये मार्क है, जो बहुत ईजी है उसको कट कर सकते हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो आपको बेसिकली अपने कोर्स को कम करते चले जाना है। फर्स्ट रिवीजन में जो आप रिवाइज कर रहे हैं, नेक्स्ट रिवीजन में 60-70% रहना चाहिए, नेक्स्ट रिवीजन में आपका 50% रहना चाहिए। ये ही स्ट्रैटेजी है। और ये सब स्ट्रैटेजी मैंने आईएएस, इन सब चीज़ें, एमबीए का जो कैट का एग्जाम देते हैं, जो लास्ट डे रिवीजन करते हैं, उन सब लोगों से वहाँ पर समझी है, खुद भी मैंने ट्राई किए हैं। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि ये सब स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो एग्ज़ाम वाले दिन पूरा रिवाइज हो पाएगा। 20 से 23 घंटे में इजीली आप पूरा रिवाइज कर पाओगे। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी। तो रिवीजन वीडियो का क्या यूज है, जो टॉपिक आपको नहीं आ पा रहा है, जो रिकॉल नहीं हो पा रहा है, तो उसको देख लो, वहां पर उस पॉइंट को देख लो। पूरा रिवीजन वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत दिन हो गए, मैंने फर्स्ट टाइम कर चुका हूँ, बहुत टाइम हो चुका है, अब मैं रिवीजन करने जा रहा हूँ और मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है, तो तब आप रिवीजन वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट। अपने टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करें, उसको वहाँ पर पॉजिटिवली वहाँ पर यूटिलाइज करें। अब देखिए लास्ट पॉइंट आपके पास है टेस्ट सीरीज। तो काफ़ी सारे वहाँ पर स्टूडेंट्स का वहाँ पर मेरे लिए क्वेश्चन है कि सर इसके लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो मेरा सिंपल आंसर है यस। बट कब जा पाओगे ये टेस्ट सीरीज के लिए, जब आपने रिवाइज किया होगा। तो फर्स्ट रिवीजन के बाद आप कहाँ जा सकते हो, टेस्ट सीरीज के लिए जा सकते हो। टेस्ट सीरीज कौन सी करनी है आपको, चैप्टर वाइज। तो मेरा बिग यस है इसके लिए। उसका रीज़न है कि आपको पता चलेगा कि भाई मुझे कितना रिकॉल हो पा रहा है। आपको अदरवाइज पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कितना रिकॉल हो पा रहा है, कौन सी चीज़ें मेरी क्लैरिटी से मुझे याद हैं, कौन सी चीज़ों में मैं वहाँ पर फंस रहा हूँ, कौन सी चीज़ें मुझे दोबारा करने की ज़रूरत है, कहाँ पर मैं वीक हूँ। तो फॉरेक्स जैसे चैप्टर है, तो कई बार लोग पूरा चैप्टर कर लेते हैं, 2 बार रिवाइज कर लेते हैं, और जब एग्जाम में करने जाते हैं तो रेट्स नहीं ले पाते हैं। तो वो तभी पता चलेगा जब आप वहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज देंगे, एक एक चैप्टर पे स्पेशल फोकस करेंगे। चैप्टर वाइज आपको पूरा टेस्ट सीरीज देना है। 10 के 10 जो भी टॉपिक्स हैं उनका वहाँ पर आपको देख लीजिए पूरा टेस्ट देना है।
तो उससे पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक वीक है, कितनी चीज़ें रिकॉल हो पा रही हैं, कितनी चीज़ें रिकॉल नहीं हो पा रही है। तो फर्स्ट रिवीजन के बाद, जब आप फर्स्ट रिवीजन कर लें तो उसके बाद आपको क्या देनी है, टेस्ट सीरीज। ठीक है, ना मैं सेकंड के बाद कह रहा हूं, ना मैं थर्ड के बाद कह रहा हूं, आपको फर्स्ट के बाद कौन सा देना है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज देनी है। ठीक है, सेकंड रिवीजन, जब आप सेकंड रिवीजन कर लेंगे तो आपको कौन सी टेस्ट सीरीज देनी है, फुल टेस्ट सीरीज, जो जिसमें आपका पूरा पेपर सारे चैप्टर्स का एक वहां पर आपका देख लीजिए पूरा पेपर बन के आएगा। दिस इज फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, तो उस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट रिवीजन के बाद चैप्टर वाइज करना है, सेकंड रिवीजन के बाद आपको फुल टेस्ट सीरीज देनी है। अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि वीक एरियाज हैं या मैं और टेस्ट दे सकता हूं तो फुल टेस्ट एक दो और दे सकते हैं। ठीक है, बट याद रखना लास्ट मंथ में टेस्ट सीरीज देने के लिए जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उस समय आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें। जो भी आपको टेस्ट सीरीज देनी है कम से कम 50 डेज पहले दें। ठीक है, 50 दिन से पहले वहाँ पर आपका एग्ज़ाम अगर दिसंबर में है, 5 दिसंबर से है आपका, तो उसके 50 डेज से पहले, 50 डेज से पहले आपको टेस्ट सीरीज दे लेनी चाहिए। ठीक है, मेरा ये मानना है। लास्ट के 30 डेज में टेस्ट सीरीज नहीं जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फुल टेस्ट के लिए जा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेस्ट के लिए जा सकते हो, बट उससे ज़्यादा आपको टेस्ट नहीं देना है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा उससे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ टेस्ट सीरीज का रोल कब है, फर्स्ट रिवीजन के बाद एंड देन सेकंड रिवीजन के बाद। थर्ड रिवीजन पे आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है, उस समय रिवाइज करो, जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो लास्ट के 30 डेज में वही इंपॉर्टेंट होता है। उस समय टेस्ट सीरीज देने का बेनिफिट नहीं होता। उसका रीज़न है कि आपका मोरल डाउन हो सकता है। अगर टेस्ट सीरीज में आपने परफॉर्म नहीं किया तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा, आपको लगेगा कि भाई इस बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो उस तरह का सिचुएशन ना अराइज होने दें, पहले ही 50 डेज पहले ही आप टेस्ट सीरीज के लिए जाएं, पहले चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के लिए जाएं और फिर फुल टेस्ट सीरीज के लिए जाएं। बहुत है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट एवरीथिंग, हाउ टू स्कोर 80+ मार्क्स इन एसएफएम। ये मैंने एसएफएम के लिए बता दिया है। इसी तरह से आप पूरा स्ट्रैटेजी बना सकते हैं फॉर ऑडिट, फॉर लॉ, एफआर, एससीएमपी, डीटी, आईडीटी, हर सब्जेक्ट के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सब्जेक्ट। तो याद रखना, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया है आईसीएआई ने, तो उस एक्स्ट्रा टाइम का बेनिफिट उठाएं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें। तो मैंने हर चीज़ यहाँ पर टारगेट की है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या कवरेज है, क्या आपको टारगेट करना है, क्या सीरीज टारगेट करनी है, हर चीज़ को मैंने टारगेट किया है। उसके अलावा भी आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डेफिनेटली आपका आंसर करने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा एसएफएम से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप मेरे अरियंसी ऐप पे वहाँ पर क्वेरीज दे सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सअप पे दे सकते हैं, 8860017983 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आपकी क्वेरीज के आंसर देने की मैं कोशिश करूंगा। उसके अलावा जो भी फ्री मटेरियल है, एसएफएम का हो गया, आरएम का हो गया, एफएससीएम का हो गया, एफएम का हो गया, हर चीज़ ऐप पे अवेलेबल है। अरियंसी ऐप पे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी आपको स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल पीडीएफ डाउनलोड करें, या तो मोबाइल पे वॉच कर सकते हैं तो उसको मोबाइल पे वॉच कर लें, अदरवाइज आप उसका प्रिंट आउट लेके यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास था, दिस इज हाउ टू स्कोर 80+ मार्क्स इन एसएफएम। थैंक यू वेरी मच।